ओके बच्चों, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th नंबर क्या कह रहा है? 19th क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, आ जा भाई। सो a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward। ठीक है, तो एक ड्रंकर्ड पिया हुआ इंसान, बेवरा, ओके, जो 5 स्टेप आगे ले रहा है लड़खड़ाते हुए, पतली सी गली में जा रहा है, 5 स्टेप आगे ले रहा है, फिर लड़खड़ाते हुए 3 स्टेप पीछे की तरफ आ रहा है। आपको पता है, ठीक है, जो पिए हुए होते हैं वो कभी सीधे चल ही नहीं सकते, ओके, इसलिए लड़खड़ाते हुए यूं करते हैं, ठीक है, ऐसे करते करते चलते हैं। तो ऐसे करते करते 5 आगे जा रहा है, 3 पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये उसका पैटर्न बन रहा है जाने का। तो जब एज अ फिजिसिस्ट, जब आप इसको सोच रहे हो, जब आप इसको देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि भैया, अब आप तो फिजिक्स वाले हो ना, तो आप तो कहाँ उसको देखोगे, अरे पिया हुआ है उसकी मदद करें, नहीं, हमें फिजिक्स लगाएंगे। तो फिजिक्स क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसा करते करते करते, ठीक है, 5 स्टेप आगे जाना है, 3 स्टेप पीछे आना है, ऐसा करते 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 ये पता चल रहा है कि वो हर एक स्टेप में 1 मीटर कवर कर रहा है, और वो 1 मीटर कवर करने में उसको 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज नोट डाउन कर ली। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सटी ग्राफ बनाएंगे, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा इस पियकर को टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर एक खड्डा कूदा हुआ है जहाँ पे वो गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना टाइम लगेगा, हम बचाने नहीं जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, वी आर फिजिसिस्ट, हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, बचाएगा नहीं उसको, कोई खड्डे से नहीं निकालेगा कोई भी, तो हम बैठ के यही देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो अब दिमाग लगा देते हैं हम लोग दोबारा से। तो इस गड्ढे में जाके वो गिर जाएगा, और 0 से वो बिहेवियर चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, डन। इसके हाथ ऊपर क्यों है? चलो, अब एज पर द फिनोमिना वो क्या बोल रहा है हमसे? ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि ये जो बंदा है वो पहले 5 मीटर, आई मीन 5 स्टेप जा रहा है, 5 मीटर आगे जा रहा है, ठीक है, फिर 3 मीटर पीछे आ रहा है। ओके, अब जब 5 मीटर आगे जा रहा है बेटा, तो इसको टाइम लगेगा 5 सेकंड का, है ना। और जब 3 मीटर पीछे आ रहा है, 3 मीटर पीछे तो मतलब कि 2 पे आएगा ना, ठीक है, तो 3 मीटर जब वो पीछे आ रहा है, 3 मीटर जब वो पीछे आ रहा है तो वो 2 पे आ जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे उसको टाइम लग रहा है 3 सेकंड्स का। तो एक्चुअली देखा जाए तो उसने कवर किया कितना, उसने कवर किया है सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर। कितना कवर किया बेटा? 2 मीटर, है ना। तो देखा जाए तो 2 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लग जा रहा है? इसको टाइम लग जा रहा है 8 सेकंड्स, जस्ट टू कवर 2 मीटर। इससे तो यही चीज बन रही है, दिमाग में तो यही चीज आ रही है। अब ये 2 मीटर से फिर 5 कदम आगे जाएगा, कहाँ पहुंचेगा? 7 पे पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको लगने वाले हैं 5 सेकंड दूसरे, और फिर वो 3 कदम पीछे आएगा, तो कहाँ पे आएगा? 4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लगेंगे उसको 3 सेकंड और दूसरे, तो फिर से कितने हो गए? 8 सेकंड। तो अगर आप देखो, अगर आप पैटर्न देखो बेटा, तो 0 से 2 पे गया, 2 से 4 पे आया, पैटर्न तो ये बन रहा है उसका, 2 2 का गैप बन रहा है। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, ओके, फिर ऐसे 4 to 6 ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन देखूं, ठीक है, और इसका पियकर का अगर मैं टाइम स्टैंड निकालूं, तो क्या टाइम बन रहा है कि 0 से 8 सेकंड में, ठीक है, क्या टाइम बन रहा है? 0 से 8 सेकंड में वो कवर कर रहा है 2 मीटर। ओके, फिर 8 सेकंड से 16 सेकंड, 8 8 सेकंड का गैप रहेगा, वो कवर कर रहा है 4 मीटर। फिर 16 सेकंड से 24 सेकंड में वो कवर कर रहा है 6 मीटर, है ना। फिर 6 मीटर से कितने हो जाएंगे? 6 8 8 4 32, ठीक है, तो 32 सेकंड्स में वो कवर कर रहा है 8 मीटर। इतना कवर हुआ।
और यहाँ पे रुक जाना, ठीक है, क्योंकि अब जब जैसे तुम 8 मीटर पे गए ना, जब यहाँ पे पहुंच गए, तुम नहीं, वो पियकर, ठीक है, ये पियकर 8 मीटर पे पहुंच गया। अब देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये तो क्या हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के लिए देखा कि 2-2-2 मीटर का ही गैप आ रहा है, तो हमने वो 2-2-2 मीटर प्लस करते गए, बट उसका पैटर्न तो क्या, उसका पैटर्न ये कि 5 मीटर आगे जाके 3 मीटर पीछे आना है। तो जब ये 8 पे पहुंचेगा, तो 8 पे जैसे ही वो 5 मीटर कवर करेगा बेटा, तो सीधा वो खड्डे में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 मीटर पे सीधा 13 मीटर का खड्डा आ जाता है। 8 + 5 = 13, तो तब तो पीछे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज को क्लियर करना, तो देखा जाए तो 32 से 37 सेकंड्स के अंदर वो सीधा गिर जा रहा है खड्डे में, विच इक्वल टू द 13 मीटर। यहाँ पे 2-2 करके, भाई 8 के बाद फिर 10 लिखो, फिर 12 लिखो, ये गलती मत करना, ठीक है। ये चीज पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रही है, क्योंकि हम अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे तो गए, बट पैटर्न तो उसका वही है ना, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, ठीक है, तो उस हिसाब से ये है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा जी? टोटल टाइम लग रहा है 37 सेकंड्स, ठीक है। 37 सेकंड्स में वो बंदा उस खड्डे में गिर जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि इसका आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है और उसको ग्राफिकली हमें बताना है। चलो ठीक है, एक्सटी ग्राफ बना देते हैं हम लोग। तो बेटा चलिए, अब इसका ग्राफ मैंने थोड़ा सा बना दिया, ठीक है। ये टी है और ये एक्स एक्सिस के, ये एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। चलो, अब इसको थोड़ा सा बनाने का पॉइंट समझना। क्वेश्चन किस तरीके से 5 स्टेप आगे चल रहा है और 2 स्टेप पीछे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये 5 है, ठीक है, ये 5 स्टेप आगे गया, तो इसके लिए टाइम क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 5 सेकंड्स का टाइम, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे जा रहा है, ओके। तो जब वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, तो ये 2 पोजीशन पे गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना टाइम लग जा रहा है इसको, 8 सेकंड का, ठीक है। चलिए फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ से फिर से वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब क्या क्या हो रहा था, अब 2 पे वो 5 स्टेप कवर किया, मतलब कि 7 मीटर पहुंचेगा, तो कितना कवर हुआ, 5 सेकंड और, मतलब 8 में 5 प्लस कर लो, तो ये 13 सेकंड पे 7 पे पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद वो फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब वो फिर से नीचे की तरफ, तो 4 पे पहुंचेगा, 4, और इसको हम देखें तो जब 4 पे पहुंच रहा है तो उसको टाइम कितना लग जा रहा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पे 3 सेकंड्स और, तो 13 + 3 कितने हो जाएंगे, 16 सेकंड्स। ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से वो जा रहा है ऊपर की तरफ, अब 4 पे था, तो 4 में 5 और ऐड करोगे तो 9 पे पहुंचा, ठीक है, तो 9 पे पहुंचा। और ये टाइम कितना होगा, इसमें 5 और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, ओके। फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी 9 पे है, 9 पे 3 कदम नीचे आया, 3 कदम नीचे, 1 2 3, मतलब 6 पे आएगा, ठीक है। 3 कदम और, तो 3 सेकंड और, तो +3 करोगे कितना हो जाएगा, 24 सेकंड्स। पता चल रहा है कैसे करना है, ठीक है। ऐसे करते करते आपको ये ड्रॉ करना है, यहाँ इसको मैं रब कर दूं, रुको। चलिए, तो अब यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा, ये किस पोजिशन, 6 पे, 6 के बाद फिर 5 और प्लस करना है, तो 6 में 5 प्लस करेंगे तो ये पहुंचेगा 11 पे, ठीक है, ओके। 24 में 5 प्लस ऐड कर, तो कितना हो जाएगा 29 सेकंड्स। और यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब पीछे की तरफ, ओके। 11 है, तो 11 में 3 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8, ये रहा 8, ठीक है।
कितना टाइम हुआ इसको, 3 और प्लस कर लो, इसके कितना हो जाएगा 32 सेकंड्स। ओके, अब यहाँ से वो फिर से आगे की तरफ जाएगा, 8 पे था, सीधा पहुंचा किस पे, 13 पे, और 13 पे तो क्या है, खड्डा। ठीक है, 13 पे हो गया खड्डा, तो कितने सेकंड लग गए, टोटल 37 सेकंड्स। ऐसे समझ में, तो इस तरीके से आपको ग्राफ जो है वो प्रेजेंट करना होगा। एम आई क्लियर विद द क्वेश्चन, डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 20, अ प्लेयर थ्रोस अ बॉल अपवर्ड, ओके, a player throws the ball upward with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड आपकी दी हुई है 29.4 मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, अब ये रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट से बॉल को ऊपर की तरफ भेजा गया है, बट अब ऐसे ऊपर लटकेगा तो नहीं, वापस से नीचे की तरफ तो आएगा ही आएगा, है ना। तो जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड। अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है ना, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेल यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसके लिए यहाँ पे जी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जी कितना हो गया, ठीक है, ए के हिसाब से जी क्या हो गया, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, डन। फिर बी क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अब सीधी बात है, इसके लिए वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है वो रुक जाएगा, उसको नीचे की तरफ आना होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन तो अगेन नीचे की तरफ ही आ रहा है ना, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो अगेन नीचे की तरफ ही है, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी ही वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस जी। ओके, नाउ सी, choose the x equals to 0 meter and t equals to 0 second to be the location and the time of the ball at its highest point. Okay, क्या कंडीशन बोल रहा है अपने को यहाँ पर, ये कह रहा है कि चूज x इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस आपको, ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको चूज करना है 0, मतलब डिस्टेंस कब कुछ कवर ही नहीं किया, तो ये उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू देम। टाइम भी क्या कंसिडर करना है, 0। ठीक है, वो कह रहा है कि टाइम और डिस्टेंस दोनों 0 कंसिडर करो टू बी द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, इसको हमें क्या मानना है, हमें इसको मानना है पॉजिटिव, इसको हमें क्या मानना है यहाँ पर, पॉजिटिव मानना है। एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, चलिए अपवर्ड मोशन की बात कर लेते हैं। चलो, तो अपवर्ड के लिए x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात कर लेते हैं लाइक y एक्सिस के हिसाब से ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ओके, एंड एक्सेलरेशन इन्होंने सबसे बोला है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या कंसिडर करना है, इन्होंने बोला, ठीक है, कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करना है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डन। सिमिलरली बात कर लेते हैं फॉर द डाउनवर्ड मोशन। ओके, डाउनवर्ड के लिए अब देखो नीचे की तरफ आना है, तो उन्होंने बोला डाउनवर्ड के लिए आपको सब कुछ क्या लेना है, पॉजिटिव, तो एक्स भी पॉजिटिव आ गया, v भी पॉजिटिव आ गया, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ गया, वो तो उन्होंने साफ साफ बोला ही है। ठीक है, डन, दैट्स इट। चलिए डी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। ठीक है, स्पेस लीव किए,
है तो सही, इसको रब कर दूं। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये, दैट डी के लिए हमें क्या निकालना है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, हमें एच निकालना है यहाँ पर। ओके चलिए, तो कितना ऊपर जाएगा, तो एच इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, टाइम दिया है, टाइम तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, फिर ये टाइम तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम लोग यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, दैट इज 2g, ये वाली यूज कर लेते हैं। तो v क्या है हमारे पास, v तो 0 है, वी नॉट स्क्वायर कितना दिया हुआ है 29.4 अपॉन 2 इंटू जी, इन्होंने साफ साफ बोला कितना लेना है यहाँ पर 9.8 माइनस 9.8, क्या हो जाएगा यहाँ पर 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गए ऊपर के, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गए, कौन से माइनस, ये माइनस रहेगा और इसका ये माइनस रहेगा, ठीक है, कट गए। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसी का गया 29.4 इंटू 29.4 864.36, ओके, 2 इंटू 9.8 19.6, तो 864.36 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ओके डिवाइड कर लेते हैं 19.6 से, क्या मिलेगा अपने को 44.1 मीटर, ठीक है, डन। अब आगे क्या बोल रहा है ये हमसे आगे कह रहा है कि फाइंड आउट द हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, ठीक है, तो फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आया, हमें टाइम निकालना है यहाँ पर। सो टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है, v तो 0 है, v नॉट कितना है 29.4, a इज माइनस 9.8 इंटू टी, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो, तो माइनस 29.4 इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 इंटू टी, तो माइनस 29.4 डिवाइड बाय माइनस 9.8 इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डेसिमल कैंसिल हो गया, कितना बचेगा यहाँ पर 3 जा, तो टाइम कितना है बेटा 3 सेकंड्स, ठीक है। अब ये टाइम जो है, ये टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का सेम होता है, ओके, तो हमें टोटल टाइम निकालना है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 सेकंड्स, दैट मीन्स कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम जो है वो हमेशा सेम रहता है, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ना बच्चों नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क में आपको सेक्शन डी में पूछा जाता है एग्जाम में। अगर टीचर इसके अंदर तोड़ मरोड़ना चाहते हैं तो चाह सकते हैं, बिकॉज ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 4 बेसिकली डेरिवेशंस पे डिपेंड करता है कि टोटल टाइम कितना लगता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, कितना हाइट कवर करेगा, कितना रेंज कवर करेगा, तो इसके अंदर 4 हमारे पास डेरिवेशंस अलग अलग टॉपिक के रहते हैं। तो अगर टीचर चाहे ना
तो आपके कोई भी 2 टॉपिक उठा के 3 मार्क में दे सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक उठा के 2 मार्क में दे सकते हैं, ठीक है, तो वो भी चीज कर सकते हैं और कंप्लीट उनको चाहिए तो 4 मार्क का ये क्वेश्चन रहता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, आपको ये चीज पता ही है, यू ऑल आर द स्पोर्ट्स लवर, क्रिकेट लवर तो आप हैं ही, तो आपको पता होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉल को हम जब यूं फेंकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये यूं करके हमने उसको फेंका, तो जब हमने उसको फेंका तो क्या हो गया ना कि जो बॉल है वो यहाँ से यूं घूम के यहाँ पे आया, कभी बॉल सीधा आया, ऐसे ऐसे हुआ यूं करके ना, थोड़ा सा अगर हम यूं भी फेंकेंगे ना फिर भी थोड़ा सा वो कर्व तो करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो मोशन होता है इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, विच इज अ पैराबोलिक। ये जो शेप है वो पैराबोला होता है, 10th में आपने देखा था, ठीक है, ये वाले शेप जो यू शेप बनते हैं उसको हम पैराबोला कहते हैं, तो ये पैराबोलिक शेप हमारा बनता है यहाँ पर। तो अब इसी के लिए ही, ठीक है, हमें कंप्लीट जो है वो डेरिवेशन करना है। सो जैसे कि पहले हम लोग एक एक्स और वाई का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई का ग्राफ बना देते हैं। और अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि बॉल को हम फेंक रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ वेलोसिटी बॉल के अंदर इनपुट कर रहे हैं बाय गिविंग द फोर्स, ठीक है, फोर्स लगा हमने फेंका, तो हमारी बॉडी का फोर्स जो है वो बॉल में एक वेलोसिटी क्रिएट करता है और इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो बॉल है वो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ओके। तो जब ये बॉल इनिशियल वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पर वो एक एंगल बनाएगा, ठीक है, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जज करने में कितना टाइम लगेगा, कितना हाइट कवर करेगा, कितना रेंज कवर करेगा, ये इसी से पता चलता है, इसके लिए एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इस तरीके से हम लोग ये मानते हैं कि ये रहा इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, डन। अब ये रहेगी उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है, कितना रेंज कवर होगा वो निकालना है हम लोगों को, कितना टाइम लगेगा, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि एक्स और वाई का रिलेशन। जैसे आपको पता है कि हम लोग बचपन में देखते थे कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो पॉइंट ए को हम लोकेट कैसे करते हैं कि भैया वो एक्स एक्सिस में कितना कवर कर रहा है पॉइंट और वाई एक्सिस में कितना कवर कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं 2,4, है ना। तो ये पॉइंट ए को हम लोकेट करते थे इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ओके। तो हमें वो भी निकालना होता है, चलिए। सो इसको भी रब कर दूं मैं। अब ना हमारा जब बॉल हम उसको फेंक रहे हैं तो बॉल जो है वो 2 कंपोनेंट्स कवर कर रहा है, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कवर कर रहा है कितना डिस्टेंस कवर होगा, और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट कवर होगा कितनी वो हाइट कवर करेगा, है ना। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों कंपोनेंट्स कवर होते हैं, मतलब कि 2D डायमेंशन के हिसाब से हम लोग इसको बात करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं ना यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, एक एक्स कंपोनेंट के हिसाब से और एक वाई कंपोनेंट के हिसाब से, ठीक है। एक्स कंपोनेंट के हिसाब से जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो रहेगी यू कॉस थीटा, ओके। हमें पता है कि जब राइट हैंड साइड का हमारा रहता है कोई भी थीटा होता है तो थीटा में यहाँ पे हम क्या लेते हैं एडजसेंट, और एडजसेंट क्या होता है कॉस, ठीक है। अपोजिट ये वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं अपोजिट, अपोजिट में क्या होता है साइन, ये चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू कॉस थीटा ले लिया और यहाँ पे हम लोगों ने यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा ले लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं एक्स कंपोनेंट को लेकर और वाई कंपोनेंट को लेकर, ओके। सो यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। बात करते हैं पहले हम एक्स कंपोनेंट की। तो एक्स कंपोनेंट के अंदर हम देखें तो बेसिकली ये एक ही तरीके से जा रहा है ना। तो अगर आप देखो तो ये वाली लाइन है ना, एक्स कंपोनेंट की ये वाली लाइन, एक्स कंपोनेंट की ये वाली लाइन ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये सब चीजें जो है वो एक ही डायरेक्शन बता रही है, एक ही पूरा फ्लो जा रहा है, इसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि सबका जो फॉर्म है वो कैसा है सेम ही है।
ठीक है, कोई भी ऊपर नीचे है ही नहीं, मतलब कहीं पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए जो हमारा वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी फॉर द एक्स कंपोनेंट इज व्हाट u cos थीटा एंड विच इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, एक कांस्टेंट रहेगा। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन में पता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है ना। अब v भी यही है, u भी सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन टी, दैट मीन जीरो, है ना। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक्स कंपोनेंट में खाली एक ही फॉर्मूला बनता है, ठीक है, खाली एक ही फॉर्मूला बनता है, और वो होता है हमारा बेसिक डिस्टेंस टाइम और स्पीड के बेस का रिलेशनशिप। तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, एक्स, स्पीड क्या है, u बाय एक्स इंटू टाइम टी। सो देयरफॉर हमें जब टाइम निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, x अपॉन यू एक्स, तो t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। ये इक्वेशन आपको बाद में काम आएगी, तो इसको बना के अपन ने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं y कंपोनेंट को लेकर। y कंपोनेंट में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, वो रहेगी u sin थीटा, वो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसके लिए माइनस की साइन आ गई, क्योंकि आज कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हवा में झूलता है, मतलब उड़ता है, तो सीधी बात है अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करेगी ना, तो पुल करेगी, तो दैट इज ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी, ठीक है, ये चीज लगेगा। अब अगर एक्सेलरेशन आया, दैट मीन्स कि देयर मस्ट बी फाइनल वेलोसिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो बेटा, आज अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूं ट्रैवल कर रहा है, तो ये वाली पॉइंट होगी, ठीक है, ये वाली पॉइंट होगी जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जब वो स्टॉप होगा तभी तो नीचे गिरेगा ना, क्योंकि जब तक उसमें एनर्जी है तब तक तो वो चल रहा है, जैसे ही उसमें एनर्जी खत्म हो गई, रुक गया, वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो y कंपोनेंट, अब ये फाइनल वेलोसिटी है तो y कंपोनेंट के हिसाब से, ठीक है, तो y कंपोनेंट में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। कब होगी ये जीरो, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कब होगी ये जीरो, एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि हर बार तो अलग अलग हो गया, ये चीज है, हर बार आपकी v जो है वो अलग अलग होगा, यहाँ पे जीरो होगा, बट अभी हम लोग मैक्सिमम हाइट के से बात करेंगे, फिर ये जो अलग अलग v आएगा वो अपन इक्वेशन ट्रेजेक्टरी के अंदर कवर कर लेंगे। डन ना बेटा, अब हमारा पहला इक्वेशन बनने को तैयार है। क्या है पहला इक्वेशन हमारा, यहाँ पर हम यहाँ पे पहला इक्वेशन ले लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा बॉल को फ्लाई करने में और वापस नीचे आने में, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो बेटा, अब इसी को ही ले लेते हैं अपन y कंपोनेंट के हिसाब से, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से y कंपोनेंट y कंपोनेंट y कंपोनेंट, ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा प्लस ए क्या है, माइनस जी इंटू टी, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दे, तो क्या हो गया, u साइन थीटा इज इक्वल्स टू जी टी, तो u साइन थीटा अपॉन g इज इक्वल्स टू टी, ये आ गया टाइम। पर ध्यान देना ये टाइम कब आया, जब जब v जीरो लिया हम लोगों ने, ठीक है, v जीरो मतलब यहाँ पे, तो यहाँ तक के लिए टाइम आ गया, तो जितना टाइम इसको यहाँ पे कवर करने में लगेगा उतना टाइम इसको नीचे गिरने में भी लगेगा, सीधी बात, टाइम ऑफ तो असेंडेंस सॉरी, टाइम ऑफ असेंडेंस और टाइम ऑफ डिसेंडेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ऊपर जाना और नीचे आने का टाइम जो हमेशा वो सेम लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं देखूं, तो मैं यहाँ पे मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लूं, तो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू टू इंटू टी, ठीक है, ये जो भी टाइम आया उसका डबल कर लेंगे हम लोग, तो t इज इक्वल्स टू टू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये t में u साइन थीटा अपॉन g, तो t इज इक्वल्स टू
2u sin थीटा अपॉन जी। ये बेटा आपको हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन डिराइव। डन, क्लियर, अच्छे समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नाउ सेकंड अपन निकाल देते हैं मैक्सिमम हाइट कवर्ड। ठीक है, तो जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हाइट कवर करेगा वो हमें देखना है। ओके, सो ना मैक्सिमम हाइट कवर की बात करेंगे हम लोग, तो हाइट कवर हो रहा है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो क्या हम ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, दैट 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2a इज बेस्ड ऑन y कंपोनेंट, s इज व्हाट, हाइट, कितना डिस्टेंस कवर किया है, हाइट, इज इक्वल्स टू v जो होगा वो y कंपोनेंट के हिसाब से होगा, u जो होगा वो भी y कंपोनेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस जी, हमने y कंपोनेंट का इसके पहले वाले स्लाइड में लिख दिया था ना सब कुछ कि क्या क्या है, h ये हो गया 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा u साइन थीटा होल स्क्वायर। सो माइनस 2gh इज इक्वल्स टू माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या रहा 2gh इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin square theta. So therefore h is equals to u square sin square theta upon 2g. ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट कितना कवर होगा। अब साथ ही साथ दूसरा इक्वेशन बना देते हैं अपन। थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, कितना रेंज कवर करेगा, ठीक, देखो बेटा, अब यहाँ पे ये जा रहा है यहाँ से, तो ये रेंज कवर कर रहा है ना। अब ये रेंज किस डायरेक्शन में है, एक्स कंपोनेंट में है, और एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास एक ही इक्वेशन है, उसी को उठा लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, याद है, भूल गए, ठीक है। सो t इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे r लगा देंगे, रेंज निकालना है u cos थीटा, so therefore r is equals to t into u cos थीटा, है ना, इसको यहाँ लेके गए मल्टीप्लाई करने के लिए। सो therefore r is equals to t हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, सॉरी, ठीक है, t टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला, u साइन थीटा अपॉन g। चलिए, तो क्या लिख देंगे हम लोग, u साइन थीटा अपॉन g था ना, मैं भूल गई, रुको, क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन g। टू यू साइन थीटा अपॉन जी इंटू यू कॉस थीटा, तो r इज इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर, यू और यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। ओके, अब ना बेटा एक इक्वेशन बनती है अपनी, ट्रिगो की अपनी एक इक्वेशन बनती है, क्या इक्वेशन बनती है ट्रिगो की अपनी, दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इक्वेशन बनती है ट्रिगो की, याद है आपको, है ना, तो बस वही चीज लगा देंगे हम लोग। तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको तो अलग ले लिया मैंने,
ठीक है, इसको अपन ने यूं अलग ले लिया, क्या रहा हमारे पास ब्रैकेट में 2 sin थीटा cos थीटा। सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g, इसकी जगह पे इक्वेशन लगा दें तो साइन तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। ओके, तो ये बन गया हमारा, और हमें तो मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कैसे निकाले? तो बेटा मेरे को बताओ, साइन की जो वैल्यूज होती हैं, साइन की 10th में हमने साइन थीटा 0, ठीक है, तो साइन 0 0 साइन 30 1/2 लिया था ना, तो साइन की उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी क्या आ रही थी 1, किस डिग्री पे आ रही थी 90 पे। तो इसका मतलब यह है कि फॉर मैक्सिमम हाइट, सॉरी फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 2 थीटा, तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम रेंज लेना है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मुझे 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 तो जो है वो तो साइन 90 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब ये है कि 9 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। थीटा इक्वल टू क्या होगा 45। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को ध्यान दें थीटा इक्वल टू 45 को, तो दैट मीन्स कि एट 45 डिग्री हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसका अंदर एक बॉलर जो है जब वो बॉल को फेंक रहा है तो अगर वो 45 डिग्री के एंगल से उसको फेंकेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस जो वो बॉल कवर करेगा। ओके, तो ये वाली टेक्निक्स जो है वो कोच सिखाता भी है जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उस फील्ड में। तो अब अगर मैं इसकी जगह 1 ले लूँ क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर मैक्स क्या हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। डन, क्लियर? तो ये हो गए 3। एक लास्ट हमारे पास बच जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, क्या बच जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है कि ये x और ये y, ठीक है, हर जगह पे x और y का रिलेशन क्या होगा वो हमें बताना है। अब अगर x और y का रिलेशन बताना है इसका मतलब मुझे यहाँ पे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों चाहिए होंगे, x और y कंपोनेंट दोनों चाहिए होंगे, बस उसी का यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, चलो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s इज डिस्टेंस, डिस्टेंस में यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं, हर बार क्या क्या देखेंगे अपन हाइट की बात करेंगे, हर बार इसका हाइट जो है वो कितना चेंज होता जा रहा है, और हाइट दैट मीन्स y कंपोनेंट, हाइट मतलब y कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे। h मत लिख देना क्योंकि h हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट के लिए यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे तो हर बार तो नहीं मैक्सिमम हाइट है ना, हर बार तो नहीं मैक्सिमम हाइट है, तो इसके लिए हम इसको y कंपोनेंट के हिसाब से डिनोट करते हैं, ये हो गया y कंपोनेंट। ठीक है, तो सिमिलरली ये y कंपोनेंट का रहेगा, ये टाइम हाफ, ये भी y कंपोनेंट और ये टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, y कंपोनेंट के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, t हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी x कंपोनेंट वाली, उसमें हमने t निकाला, एक ही फॉर्मूला है ना। अब अगर हमें x और y का रिलेशन निकालना है मतलब हमें कहीं ना कहीं x तो अप्लाई करना पड़ेगा तभी तो रिलेशन आएगा। तो अब y देखो u y में तो ये आ गया, तो उसमें तो अब क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग वही टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या था हमारे पास, आपको याद हो टाइम था x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो बस वही लगा देंगे यहाँ पर x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ a की जगह माइनस जी, t की जगह अगेन x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इक्वेशन 1, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है।
नाउ देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये u और u कैंसिल, x क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ये u का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो ये बन गया tan थीटा इंटू एक्स, यहाँ एक्स आगे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। डन, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के चारों की तरह इक्वेशन डिराइव कर लिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको स्कूल लेवल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालना है ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, इनका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम, और उनके बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, वो एंगल के साथ हमें उनका एक इक्वेशन बनाना है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ना दो लॉज प्रूव करने हैं देखा जाए तो। एक है हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और दूसरा लॉ जो हमें प्रूव करना है इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ साइन। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो हम लोगों को ये दो लॉस यहाँ पे प्रूव करने हैं। एक हम लोगों को मैग्नीट्यूड देगा और दूसरा हम लोगों को डायरेक्शन देगा। ओके, उन्होंने बताया कि आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग ना दो वेक्टर्स जो है वो अज्यूम करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आपके पास दो वेक्टर है ए और बी। अब ए और बी जब दो वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट, अब हमेशा याद करना कि जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड होता है हेड टू टेल का। ओके, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हेड टू टेल या टेल टू हेड का रिलेशन होता है। तो ये वेक्टर ए, ओके, अब वेक्टर बी जो होगा वो इसके वेक्टर ए के हेड से जुड़ेगा। डन, और इनके बीच का ओके, इनके बीच का जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दोनों जो वेक्टर हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल से जुड़ेंगे, ये दोनों एंगल थीटा से जुड़ेंगे। ओके, अब ये एडिशन वेक्टर है, एडिशन वेक्टर है, इसका मतलब एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनता है, एक का हेड दूसरे का टेल। ये इनका बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, डन, क्लियर हुआ। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के साथ एक एंगल बनाएगा, इसको हम कहेंगे एंगल अल्फा। डन, इतनी पॉइंट समझ में आई। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम इस पूरे ग्राफ को कवर करते हैं तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर,
अब अगर आप देखो ना बेटा, तो ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जा रहा है। एक हो जा रहा है उसका बी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के हिसाब से, और एक हो जा रहा है उसका बी वाई कंपोनेंट के हिसाब से। तो जब बी एक्स कंपोनेंट के हिसाब से, तो ये थीटा यहाँ पर है, तो ये आपको पता है कि थीटा के लिए हम लोग यहाँ पे कॉस लिखेंगे, तो ये बना हमारा बी एक्स, दैट इज बी कॉस थीटा, और ये बना हमारा बी वाई, दैट इज बी साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ? डन। चलिए आगे। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं हम लोग। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, तो दो में डिवाइड होगा, एक डिवाइड होगा एक्स कंपोनेंट में और एक डिवाइड होगा वाई कंपोनेंट में, है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पर। तो अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो एक्स कंपोनेंट अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो आर एक्स होगा, ठीक है। और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर जो रहेगा उसको हम कहेंगे आर वाई। तो देखा जाए तो आर वाई और वी वाई दोनों सेम कंपोनेंट है। चलिए, क्योंकि हमको रिजल्टेंट निकाला, इन्होंने बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट का निकाला तो हमें रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स तो पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखते हैं हम लोग आर एक्स। तो आर एक्स क्या है? आर एक्स क्या है? वो ए, ये ब्लू पेन जो है वो ए जितना है और पिंक वाली पेन जो है वो बी जितना है ना। तो ये ए और बी का एडिशन है। तो आर एक्स इज व्हाट? वेक्टर ए प्लस बी कंपोनेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, और बी एक्स क्या है? दैट इज बी कॉस थीटा। तो आर एक्स जो है मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू द एक्स कंपोनेंट वो है a प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली हमने देखा कि आर वाई और बी वाई वो तो दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब कि आर वाई इज इक्वल टू बी वाई क्या है? बी वाई है बी साइन थीटा। इतना क्लियर? कोई डाउट नहीं इसके अंदर? ओके, अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर को ध्यान से देखो, जो देखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट वेक्टर वो बना है आर एक्स से और आर वाई से, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम में ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, 90 का ऑपोजिट आया, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे सो देयरफॉर बाय, स्पेलिंग गलत होगी, पाइथागोरस, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट दैट इज ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, डन। अब ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर स्क्वायर। आर एक्स क्या है? ये है ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये क्या है? आर वाई क्या है? बी साइन थीटा, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रही है। कौन सी फॉर्मूला बन रही है? वो बन रही है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बताइए अपने को ये। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये पूरा y है और ये x है, ओके, प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आया था समझ में? प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? इजी पीजी है। ओके, सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, आप देखो यहाँ पर तो b दोनों में है, मैंने b कॉमन निकाल दिया, क्या रहा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
नाउ वी नो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा आर स्क्वायर क्या बना, आर स्क्वायर बना ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर हटाना पड़ जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। अब ये है हमारे पास कोसाइन के फॉर्म में cos थीटा आया, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। ओके, ये क्या हो गया बेटा, ये इसको आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम की मदद से ही पूरा बनता है। ओके, लॉ ऑफ कोसाइन, और ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है मैग्नीट्यूड। ये आपको क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। Okay, so find the magnitude and direction of the resultant vector, resultant of the two vectors a and b in terms of their magnitude and angle theta between them। ठीक है, तो एंगल थीटा भी आ गया उनके बीच में, a और b भी आ गया, और यहाँ पे हमें r सिंपल है तो दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे बनना हमारा मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है डायरेक्शन। क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन। चले आगे, चलो। ओके बच्चों, अब अपन रिजल्टेंट भी यहीं से निकाल देते हैं। मैं इसको रब कर लेती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए अपने को। ओके, ना बच्चों देखिए, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो देखो ये हमारे पास दिया हुआ है ना, दिस वन इज ए कंपोनेंट, ठीक है। तो ए वेक्टर के हिसाब से जो रिजल्टेंट बना है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, देखो हमें ए और बी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ए ये वाला साइड है, बी ये वाला कंपोनेंट है, आई मीन वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये एडजेसेंट और मुझे अपोजिट लेना हो तो एडजेसेंट और अपोजिट क्या मिलता है, मेरे को tan मिलता है। इसका मतलब कि ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, tan अल्फा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हुआ हमारे पास, ठीक है, ये बी वेक्टर का नहीं पूरा, ठीक है। ये हुआ हमारे पास आर एक्स। ओके, पहले ऑपोजिट आता है, tan है ना, तो पहले ऑपोजिट आएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आर वाई क्या है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी साइन थीटा, और आर एक्स क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का, और उससे हमें पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक ही चीज होगी। रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट, ठीक है, एडिशन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, एडिशन ऑफ ए प्लस बी। क्या कर रही हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डन, क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें एक्चुअली तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, ये आपका एग्जाम्पल 3.2 है टेक्स्ट बुक का, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो क्लियर हो गया ये, बट आपके उस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने लॉ ऑफ साइन के फॉर्म में भी बताया है, ठीक है, वो लॉ ऑफ साइन भी बताया है, तो हमें वो भी बताना होगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं लॉ ऑफ साइन के लिए। फिगर को दोबारा से पहले बना देते हैं हम लोग।
ये था बी वेक्टर, ए वेक्टर, इनके बीच का थीटा, ये था परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये बी वाई साइन बी वाई बी साइन थीटा, ये बी एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, ओके। इनको ज्वाइन करने वाला रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये एंगल बनाना था इसके साथ अल्फा, ओके। ये हमें पता है, ये रहेगा कंप्लीट आर रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स कंपोनेंट दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। ये रहेगा y कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखा जाए तो आर वाई और बी वाई सेम रहेंगे बिकॉज दोनों का हाइपोटेनस सेम है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। सो here y component is same, ry is equals to by, so ry is equals to क्या हो जाएगा b sin थीटा, और ry हम देखते हैं, ठीक है। तो ये ry, देखो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये रिलेशन किसका बना रहा है, अल्फा के साथ बना रहा है। सुनना ध्यान से, ये रिजल्टेंट वेक्टर रिलेशन बना रहा है अल्फा के साथ, मतलब उसका एंगल बन रहा है अल्फा के साथ, ओके। अब हम लोगों को यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा हाइपोटेनियस हुआ, ओके। तो हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, आर साइन पर एंगल क्या बनेगा, अल्फा, है ना। तो सो हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कि साइन रहता है, रिजल्टेंट है इसके लिए आर आया, और ये रिजल्टेंट एंगल क्या बना रहा है, अल्फा के साथ बना रहा है। जैसे बीटा, ये बी वेक्टर जो था वो एंगल बना रहा था थीटा के साथ, तो इसके लिए मैंने थीटा लिख दिया, है ना। बट यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसका बना रहा है, अल्फा के साथ बना रहा है। तो इसके लिए आर वाई की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। So therefore r upon sin theta is equals to b upon sin अल्फा, ठीक है। इसको नीचे लगेगा यहाँ पे, इसको नीचे लगेगा यहाँ पे, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर को समझो एक चीज डिनोट कर लेते हैं पी, परपेंडिकुलर को पी बोल दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो बेटा तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, हमारा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये दो ट्रायंगल बना रहा है। एक ट्रायंगल बना रहा है ये वाला, ठीक है, इसका मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू द ए वेक्टर, और दूसरा बना रहा है ये वाला विथ रेस्पेक्ट टू द बी वेक्टर, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के साथ तो अल्फा एंगल बना रहा है, बी वेक्टर के साथ समझो कि ये अपन यू क्लिक कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो बी वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम नाम दे देते हैं बीटा। क्या नाम दे देते हैं बेटा, बीटा। अब मैं अगर ये ट्रायंगल देखूं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर, तो मुझे ये वाला जो है ये दोनों में कॉमन है ना। ये वाला जो है हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर, ये दोनों ट्रायंगल्स पे कॉन्ग्रुएंट है, सेम ही है। अब मैं ये वाले ट्रायंगल के साथ बात करती हूँ, मैं ये वाले ट्रायंगल को मैं अगर लूँ, मुझे लॉ ऑफ कोसाइन की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर ये वाले ट्रायंगल को कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पे आप देखो तो ये होगा 90 डिग्री, ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, ओके। और ये मेरा एंगल बना, तो मुझे ये एंगल अल्फा के साथ देखना है, ठीक है। एंगल अल्फा के हिसाब से ये वाली साइड जो है वो क्या हो जाती है, ऑपोजिट, और ये वाली साइड क्या हो जा रही है, हाइपोटेनस हो जा रही है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है,
ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. So therefore sin alpha is equals to P upon hypotenuse is A. So therefore P is equals to A sin alpha आया. ठीक है. Similarly अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो अब इसके लिए ये बना एंगल बीटा, ये हो गया वेक्टर बी, ये वेक्टर बी जो है ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, है ना, और ये हो जाएगा मेरे पास. अब इसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये फिर से ऑपोजिट आया, तो अगर मुझे दोबारा देखना हो तो मुझे साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात हो जा रही है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे एंगल लेना होगा बीटा, एंगल लेना होगा बीटा, तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू अगेन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ऑपोजिट क्या है यहाँ पे P, हाइपोटेन्यूस क्या है B. सो देयरफॉर हम देखें तो B यहाँ पे चला गया, तो P इज इक्वल्स टू B साइन बीटा. अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अगर आप देखो तो ये दोनों P लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का सेम होगा. सो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 A sin alpha is equals to B sin beta. So therefore A upon ये बीटा नीचे लेके आओ, तो sin बीटा is equals to B यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा sin alpha. ये बन गया इक्वेशन नंबर 4. अब आप ध्यान दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में B sin बीटा सॉरी B sin alpha और B sin alpha है, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 क्या हो जाएगा, R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू A अपॉन साइन बीटा. ये बन गया हमारा साइन लॉ. ठीक है, डन. तो इस तरीके से आपका साइन लॉ आता है. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे साइन लॉ के साथ साइन थीटा लाना था, साइन अल्फा का लाना था इन टर्म्स ऑफ द रिजल्टेंट, क्योंकि उन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर का ही पूछा है. तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ताकि हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर को अपन सेपरेट कर सके. और सेपरेट करेंगे तो दो दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल के हिसाब से हम लोगों ने साइन लगाया एंड रेस्ट आपके सामने डेरिवेशन है. ठीक है, क्लियर होगा बेटा अच्छे से इसको. नंबर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग. 23rd नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है. क्या है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ओके, पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है हम लोगों को, क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2t स्क्वायर. ओके, 3i r इज इक्वल्स टू 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k. ओके, यहाँ पे t नहीं है, ऑलरेडी टी स्क्वायर टी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टी नहीं है, ये कैंसिल है. ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है, योर टी इज इन द सेकंड्स एंड कोएफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स. ओके, हमें क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द v ऑफ t. ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना है. तो चलो पहले तो हम निकाल देते हैं vt. अब v क्या है, v इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये क्या हो गया 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है, सो वेलोसिटी आ गया हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर. ओके, इससे अपन डेरिवेटिव करते जाएं तो आपको पता है dt बाय dt क्या होता है 1 होगा. तो इसका मतलब कि 3, ओके, आई कैप बाहर आ गया और dt बाय dt की जगह 1 लिख दिया. करूँ, चलो मैं सॉल्व कर ही लेती हूँ इसको. 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, आई कैप तो डायरेक्शन है. ठीक है, तो इसके लिए ये t का हमने डेरिवेटिव कर लिया.
प्लस 2 कांस्टेंट है, j इज द डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा 2, ओके ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर बाय डी टी प्लस ये 5 कांस्टेंट है, ठीक है, ये k वो है तो इसमें तो कोई डेरिवेटिव बनेगा ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव मतलब ये डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव। अब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 ही लिख दो, इतने से लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है, ठीक है, हम लोग आखिरी पड़ाव पे आके पहुंचे हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दो। सो v इज इक्वल्स टू 3 आई कैप डी टी बाई डी टी 1 हो गया, ठीक है, प्लस 2 जे कैप, ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ओके, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया, x या t n माइनस 1 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, वो 0 हटा दिया हम लोगों ने, तो v कितना आया, वेलोसिटी कितना आया 3 आई कैप प्लस 4 t j कैप, ये आ गया वेलोसिटी, ओके। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप अब अपॉन डी टी, ठीक है, तो अभी देखो अभी आपको क्लियर हो गया कि 3 कांस्टेंट तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे t है सिंगल t है तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 जे कैप, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 4 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा वेलोसिटी मीटर में, डन क्लियर। अब कह रहा है आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेलोसिटी एंड ओके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, देखो मैग्नीट्यूड अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 3i, ठीक है, 3i प्लस 4tz, तो हमें पता है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का क्या होगा बेटा जी स्क्वायर होगा, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो 9 प्लस 16, अब आपको ये पता है ये 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, तो वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा जी मीटर पर सेकंड 5, डन। अभी हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना है, ओके नाउ डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो डायरेक्शन में हमें पता है क्या बनता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, अभी अभी हम लोगों ने cos वाला ड्राइव किया था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि tan के अंदर डायरेक्शन के लिए हम लोगों को हमने ry अपॉन rx लिखा था, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा vy बाय vx, so tan theta is equals to v by y is what 4, j is what y component, है ना, y component का मतलब कि 4 आया और x component का मतलब क्या हो जाएगा 3, so therefore theta is equals to tan 4 by 3 tan inverse, ठीक है, so therefore theta is equals to tan inverse 4 by 3 होगा 1.33, वो आप थीटा फिर अपने लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, डन क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 24th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, दैट एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक सर्कुलर ग्रूव है और इसमें एक मच्छर जो है वो अटक गया है और इसका जो रेडियस है वो क्या है 12 सेंटीमीटर का, moves along the groove steadily with the okay, अब ये जो मच्छर है ना, ये मच्छर जो है ये ग्रूव के क्या कर रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे यूं स्टेडली उसके नजदीक नजदीक में यूं चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो चल रहा है और ऐसे करके वो 100 सेकंड्स में 7 रिवॉल्यूशंस कवर कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कवर कर रहा है 7 और उसके लिए टोटल टाइम कितना ले रहा है वो, टोटल टाइम ले रहा है वो 100 सेकंड्स,
ठीक है। सो देयरफॉर टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 7 रिवॉल्यूशन के लिए 100 सेकंड ले रहा है, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना लेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100/7, तो क्या कर लोगे 100/7 सेकंड्स, ठीक है, डन। ये टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन इज व्हाट, पीरियोडिक टाइम, आई मीन कैपिटल टी, ठीक है, तो ये आ गया अपने को 100/7 सेकंड्स। ओके ना, और क्या दिया गया, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.12 मीटर, ठीक है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड, ओके चलो पहले ये वाला पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। वो कह रहा है कि पहले पहले निकालो एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2π/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2, पाई की जगह 22/7, टी इज व्हाट 100/t, ठीक है, 100/t, तो 100/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 × 22 × 7/100 × 7, 7 7 कैंसिल आउट, 44/100, दैट इज 0.44 क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, ओके। अब कह रहा है कि आपको, ठीक है, अब कह रहा है कि आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा कितना है 0.44, रेडियस कितना है 12, ठीक है, सो 0.44 इंटू 12 कितना हो गया 5.28 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोल रहा है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपके सामने ही है, ठीक है। अब अगर ये इंसेक्ट यहाँ पर है तो उसका क्या हो जाएगा, हर बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो अंदर की तरफ है सेंट्रीपिटल के हिसाब से, तो हर बार उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे नो, एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि एवरी टाइम उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ओके। तो कह रहा है कि फिर उसका वैल्यू निकालो, तो एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट मीन 0.44 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, 0.44 दैट मीन 0.1936 मल्टीप्लाई बाय आर का मतलब ये है 12, इंटू 12 कितना आ गया 2.3232 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दो में जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स दो के हिसाब से, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं, ये भी आएगा तो ये तो जाएगा, ठीक है, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डन बेटा, क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग आज का सेशन फिनिश कर रहे हैं, ओके। थर्ड पार्ट में मैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेके आऊंगी। मीनवाइल इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एंड गिव मी योर फीडबैक, आपको कैसा लगा सेशन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।